टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है सबसे पहले? ओ, हाँ, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसके कुछ टूल्स होते हैं इसको कंट्रोल करने के। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है, ठीक है। तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। डन, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बेसिक टूल जो है वो तो हम सब पढ़ते ही हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है रेपो, और दूसरा इसका अपोजिट रिवर्स रेपो। क्या है रेपो और क्या है रिवर्स रेपो? अच्छा, ठीक है। तो रेपो और रिवर्स रेपो क्या है? ये ओवरनाइट लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। रेपो रेट पे क्या होता है? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को, किनको? कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट पे लोन। अरे अरे धन्यवाद, आपने तो क्या होता मेरा खा लूं भाई, मैंने खाया नहीं यार कुछ। हमारे मुंह पानी तो नहीं आएगा? बढ़िया है, ठीक है। रेपो रेट क्या है? आरबीआई कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट पे कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देता है। जिस अमाउंट पे कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार दिए गए, वो अमाउंट हमेशा उस अमाउंट से कम होगा जिस पे उससे वो पैसे वापस लिए जाएंगे। जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक को किसी पैसों की जरूरत पड़ी, वो आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने उसको कहा कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है, इस पे मैं तुझे पैसे दूंगी, बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? कोलैटरल देना पड़ेगा। और वो कोलैटरल क्या होता है? सिक्योरिटीज होती है। वो कोलैटरल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई कहता है कि पैसे चाहिए तो पहले कोलैटरल दीजिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देके मुझसे पैसे ले लीजिए। जब हम पैसे लेंगे उसी टाइम पे हम एक रीपर्चेज एग्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? रीपर्चेज एग्रीमेंट करेंगे आरबीआई के साथ कि राइट नाउ हम आपको ये सिक्योरिटीज दे रहे हैं और कुछ टाइम के बाद हम आपसे, जनरली ये टाइम एक दिन का होता है, ठीक है, जनरली हम आपसे क्या करेंगे? ये सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे। जो रीपर्चेज रेट होगा वो परचेज रेट से हमेशा क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया? इंटरेस्ट रेट ऐसा कुछ नहीं होता कि रेपो रेट हमें 5% के ब्याज पे मिल रहा है। ये जो मार्जिन है ना बीच का, कि जिस रेट पे हमने परचेज किया, जिस रेट पे हमने परचेज किया, मान लो 100 रुपए के हिसाब से हमने उनसे पैसे लिए, जब हम वापस लेने जाएंगे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो अब हम उनसे वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी 150 रुपए के हिसाब से लेंगे। जो 50 रुपए यहाँ पे कमाए हैं आरबीआई ने, इससे उसने क्या कराया है? सक करा है मनी सप्लाई को, ठीक है, उसका प्रॉफिट है बेसिकली। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? रिवर्स रेपो रेट में सेम मैकेनिज्म है, बस उल्टा हो रहा है। यहां पे आरबीआई क्या कर रही है? मनी सप्लाई में से जो मनी है उसको क्या कर रही है? इंजेक्ट कर रही है, राइट। मनी क्या करेगी? वो इंजेक्ट करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके उसको 100 रुपए दे देती है। उसको क्या कर देती है? 100 रुपए दे देती है। तो मनी सप्लाई में क्या हो रहा है? मनी इंजेक्ट करी जा रही है। समझ में आया यहां तक? यहां पे क्या होगा? यहां पे लिक्विडिटी को सक करा जाएगा, ठीक है। जो लिक्विडिटी फालतू पड़ी है उसे आरबीआई दोबारा अपने पास बुला लेगी। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है? रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि भाई आरबीआई कहेगी कि भाई ये लो पैसे और मुझे क्या कर दो? ये सिक्योरिटीज दे दो। अब मैं आपके पास आ रही हूं, पैसे दे रही हूं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रही हूं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बदलते चलते रहते हैं, पॉलिसी रेट्स हैं, आरबीआई बढ़ाती घटाती रहती है। एक चीज जो कभी नहीं बदलती और जो मॉनेटरी पॉलिसी के बार में फिक्स रहती है कि रेपो रेट जो होगा वो हमेशा अपर बार होगा और रिवर्स रेपो क्या होगा? हमेशा लोअर बार होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि रेपो रेट हमेशा किससे ज्यादा होगा?
रिवर्स रेपो से ज्यादा। जैसे हम बैंक वालों को बोल देते हैं ना कि बैंक वाले जिस जिस ब्याज पे पैसे देते हैं वो हमेशा डिपॉजिट रेट से कम होता है। दुकानदारी कैसे चली गई कैसे, है ना। तो रिवर्स रेपो हमेशा रेपो से क्या होगा, कम होगा। इसमें जो बातें ध्यान रखनी है, पहली ये है कि कॉमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है, कोलेटरल होता है इसके अंदर, और ये जो रेपो लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म ही रिवर्स परचेज है। डन, यहां तक समझ में आया। हाँ, इसमें तो ले ही रहे हैं वो सिक्योरिटीज, पैसे देके सिक्योरिटीज ले रहे हैं ना, मतलब सॉरी सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, वो मनी को सक किया जा रहा है। तो सिक्योरिटीज तो इसमें भी है, एग्जिस्ट करती हैं। अब उसमें इसमें कोलैटरल पार्टीज बदल जाएंगी, इसमें बैंक वाले दे रहे थे उसमें वो देगा, पर एग्जिस्ट तो करेगा। ठीक है। अब अगर मैं इन्हीं दो टर्म्स के आगे वेरिएबल लगा दूं, आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया था, अगर मैं रेपो के आगे या रिवर्स रेपो के आगे वेरिएबल लगा दूं, उसका मतलब क्या है, उसमें आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, इनमें जो प्राइस है वो फिक्स्ड है। रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में क्या है, जो इंटरेस्ट है वो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई जब भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट डिक्लेयर करेगी तो वो क्या करेगी, उसको फिक्स रखेगी। जैसे आप आज जाओ नेट पे देखो, रेपो रेट क्या है, फिक्स मिलेगा आपको। वेरिएबल रेपो रेट में क्या होता है, कंपिटिटिव बिडिंग मार्केट का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे रेपो रेट की तरह ही किए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए आपको बिडिंग करनी पड़ेगी, बोली लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है, वेरिएबल रेपो रेट या वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ये मार्केट ड्रिवन है, क्योंकि इसमें बिडिंग हो रही है। मार्केट बिडिंग सबसे बड़ा मैकेनिज्म है मार्केट ड्रिवन का। भाई अब बिडिंग करवा लो, बोली करवा लो ना, चीज की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर ज्यादा बोलियां लगेंगी तो मतलब ज्यादा डिमांड है चीज की, रेट हाई जाएगा। कम बोलने लगी तो रेट क्या जाएगा, डाउन जाएगा। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है, वो फिक्स्ड था। रेपो रेट जो है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिक्स्ड है, उन्हें आरबीआई पहले ही फिक्स कर देती है कि ये हमारा रेट होगा। ये क्या है, ये मार्केट ड्रिवन है। इसमें क्या होती है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, और दूसरा ये क्या है, मार्केट ड्रिवन है। क्या है ये, मार्केट ड्रिवन है, क्योंकि बिडिंग हो रही है ना, तो मार्केट आ गई इसके अंदर। रिवर्स स्टेप को लोअर पा रहा है तो आपने महंगे में बेचती है पर खरीदती सस्ते में। तो जब आरबीआई ने बाई करनी है सिक्योरिटीज तो सस्ते में बाई करें। बाय नहीं करती यार भाई, तभी तो रीपरचेज हो रहा है। अल्टीमेटली वो वापस होंगी सिक्योरिटीज, परमानेंटली बाय नहीं करी जा रही, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। ठीक है, जब सिक्योरिटी इशू करी जाएंगी, पैसे निकाले जाएंगे, आएंगे म्यूचुअल से भी। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखना है कि इनका पर्पस क्या है, इन पॉलिसी रेट्स का, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो सिक्योरिटीज परमानेंटली खरीदी बेची नहीं जा रही, ये क्योंकि रेपो रिवर्स रेपो क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, परमानेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ। समझ में आया यहां तक, चलें आगे। चीपेस्ट भी है और सिक्योर्ड भी है। चीपेस्ट तो ये सरकारी है भाई, और सिक्योर्ड भी है। समझ में आया, मतलब और ऑप्शंस क्या है बैंक के लिए, कॉर्पोरेट ऑप्शंस है, आप कॉमर्शियल बिल्स ले लो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लो, वो आपको महंगे पड़ते हैं और अनसिक्योर पड़ते हैं। अगर वो सिक्योर्ड लेने हैं, मतलब बड़ी कंपनी के लेने हैं, महंगे हो जाएंगे। तो इसलिए आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई बैंक टू द बैंक्स है, सबसे बड़ी बैंक है, उसका पर्पस ही है बैंक्स को फैसिलिटेट करना। डन। अब अगला मनी टूल पढ़ते हैं हम, उसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। सुना है कभी इसका नाम, क्या होती है बताना जरा। हम्म, वो मेनू दे दे भरा हो जाए फालतू पे। फिर उसमें फर्क क्या रह गया, उसमें क्या नाम लेते हैं। हाँ, बैंक की मजबूरी क्या होगी,
पहली बात तो इसमें वो ले रहे हैं, जमा नहीं करा रहे, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को और मार्जिनल के उस फैसिलिटी को कंफ्यूज कर रहा है। लगा रखे हैं उसने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पहली बात तो इसमें क्या हो रहा है, पहली बात तो इसमें पैसे लिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं मनी सप्लाई को इफेक्ट कैसे कर रहा है, वरना तो वहीं कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें बैंक जो है लोन लेने जाएगा आरबीआई से कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। मतलब कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा मेजर है कि जब किसी बैंक को या बैंकिंग सेक्टर में इन जनरल बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस होगा, राइट, तब इसको यूज करने की नौबत आ जाएगी, राइट। तो जब बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस है तो आप कोलेटरल थोड़ी मांगोगे किसी से। ऐसी सिचुएशन आ गई कि बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्पेयर करने के लिए पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्पेयर करने के लिए नहीं पड़ी क्योंकि फालतू नहीं रखी कभी, और दूसरा पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो आरबीआई क्या कहेगा कि भाई अच्छे बच्चों वाली बातें तो है नहीं है जो तुम कर रहे हो, अच्छी बैंक्स की ऐसे तो नहीं करती, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती हैं अपने पास क्योंकि उन्हें पता होता है कल को भाई रेपो रेट के तहत लोन लेना पड़ सकता है। बट अब बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है नहीं है और लिक्विडिटी क्रंच को अवॉइड करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, तो भागे भागे आरबीआई के पास जाएंगे, कहेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत हमें लोन दे दीजिए। आरबीआई बोलेगा कि भाई कोलेटरल कोलेटरल तो लेना पड़ेगा, फिर अब कोलेटरल कहां से लेके आएंगे? तो जिसका हमने नाम सुना था कि एक एसएलआर करके चीज होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई बोलेगा चलो एक काम करो, एसएलआर में से मैक्सिमम 1% अपनी सिक्योरिटीज को आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 1%। कि एसएलआर मेंटेन करा हुआ है ना तुमने, चलो एक काम करो कि 1% एसएलआर का यूज कर लो और वो दे दो कोलेटरल हमें। जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो वो आरबीआई से पैसे ले सकती है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, जो रेपो रेट है उसके तहत वो जा नहीं पा रही। इंटर बैंक जो लिक्विडिटी है वो भी कम हो गई है कि आपस में बैंक से ले लें, भी टाइट हाथ चल रहा है सबका। तो फिर अब बैंक क्या करेगी? अब जो डिसिप्लिन्ड बैंक होगा, जो बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, उसके पास हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं अनफॉर्चुनेट क्राइसिस के लिए कि भी लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया तो हम रेपो रेट के तहत ले सकते हैं। लेकिन जिस बैंक के पास है ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो एसएलआर का एक हिस्सा काट के आरबीआई के पास चला जाएगा लोन लेने के लिए। अब ये एमएसएफ रेपो से कम होगा या ज्यादा होगा, कॉमन सेंस यूज करके बताना है, एकदम नहीं आंसर बोलना। कम होगा, ज्यादा होगा? हाँ, क्यों होगा ज्यादा? बीच में कहा था ना उसने, तो रिवर्स रेपो सबसे नीचे, रेपो ऊपर, बीच में, तो मतलब रेपो से कम हो गया। अब कम होगा ज्यादा होगा? मतलब उसकी बात सुन रहा है, मैं अब ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये होगा ज्यादा। हाँ, क्योंकि अगर आप इसको कम कर दो रेपो से, फिर सारे बैंक शरारती हो जाएंगे। वो कहेंगे क्या जरूरत है भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन करने की, बाद में जाके कम पैसों पे लोन मिलता है। तो इसीलिए, हाँ नहीं, ये नहीं है बीच में। हाँ ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है कि इसको पेनल्टी रेट भी बोलते हैं। आरबीआई बोलता है कि रेपो रेट तो दे ही दे, रेपो रेट तो दे भाई, प्लस पेनल्टी भी दे। इसको पेनल्टी रेट भी बोलते हैं। ये कितना हाई होता है, कभी कभी ये 0.25 हाई हो जाता है, कभी कभी ये पूरा 1% हाई हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्स मैटर करते हैं, कितना हाई होगा कितना नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? दो चीज यहां पे याद रखनी है। पहली बात, रेपो रेट किसके लिए था, कौन सी बैंक्स के लिए था? कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। ये किसके लिए है? ये शेड्यूल्ड बैंक के लिए है। ये शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए है। कॉमर्शियल बैंक का एम्बिट बड़ा हो गया, कोई भी बैंक जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस कर रही है, शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के शेड्यूल में है, वो शेड्यूल्ड बैंक्स है। डन, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, तो दोनों के क्या हैं, जो दोनों के कस्टमर्स हैं अलग अलग हैं। ठीक है, कोलेटरल इसमें भी देना पड़ेगा, बट आप कैसे दोगे? एसएलआर से निकाल के दे सकते हो अगर आपके पास, क्योंकि एमएसएफ के लेने जाएंगे ही तब वो जब उनके पास कोलेटरल नहीं होगा। अगर कोलेटरल है फिर रेपो में ले लो ना, एमएसएफ में क्यों जाना लेने के लिए पैसे?
अगर कोलेटरल है, अगर कोई पूछ ले कि सर अगर कोलेटरल है फिर, तो फिर भाई रेपो में ले। तेरे को ज्यादा पैसे आ रखे तो पेनल्टी लेके पैसे लेगा। डन, समझ में आया? हाँ, मैक्सिमम 1% नॉट ऑफ SLR, मैक्सिमम 1% ऑफ योर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। मैक्सिमम 1% ऑफ योर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये क्या होता है? ये भला क्या है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी? अच्छा, सुनी है पहले? ये सुनी तो है क्या ये भी बताओ अगर सुनी है तो। बताओ मेरे को, ऐसे समझ में। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। डिमांड लाइबिलिटी क्या है? बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स क्या है? बैंक की लाइबिलिटीज है। लोन्स क्या है? बैंक के एसेट्स है। सिंपल। अब लाइबिलिटी का मतलब यहां पे क्या है? डिपॉजिट है। सीधी सी बात, इसको आज ही सीख लो बस, आखिरी बार। अब डिमांड डिपॉजिट कौन से हैं? है ना, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, करंट अकाउंट में पड़ा है, जिनको कस्टमर आएगा और एकदम मांग सकता है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट कौन से हैं? FD हो गया, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट होगी, जिनमें कोई कंडीशंस लगी हुई हैं टाइम पीरियड की कि उसके बाद ही आप अपनी विड्रॉल पावर को यूज कर सकते हो। तो बैंक की दो तरीके की लाइबिलिटीज हैं, दोनों लाइबिलिटीज को जोड़ के, डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज को। अब नेट क्या है फिर ये बोला? हाँ, क्या माइनस करेंगे? ये तूने दिमाग यहां तो सही लगा लिया कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज से माइनस करेंगे कुछ। माइनस आप वो करेंगे कि जो बैंक के पास डिपॉजिट है दूसरे बैंक्स के, इंटरबैंक डिपॉजिट होता है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक करा लेगी SBI के पास थोड़े पैसे डिपॉजिट, कि भी हमारा लेन देन है रोज का, तो ऑटो क्लियरिंग सिस्टम हो जाता है कि माइनस कर लेना, ठीक है। तो हर बैंक के कुछ डिपॉजिट दूसरे बैंक के पास होते हैं, आपको वो डिपॉजिट नहीं इंक्लूड करने NDTL में, आपको वो डिपॉजिट नहीं इंक्लूड कर ले। अगर आप वो डिपॉजिट इंक्लूड हो फिर दिक्कत हो जाएगी, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उनको डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक्स, ठीक है, उनको निकाल के जो आपके पास बचते हैं वो आपके क्या होंगे? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होंगी। इसका 1% आप यूज कर सकते हो। डन यहां पे। चलिए, अब अगला है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तीसरा है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। सुना है कभी इसका नाम? कभी नहीं सुना? देखो, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करी जाती है ना, तो बैंक्स या कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही उन्हें खरीद सकते थे। बैंक्स या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही उन्हें खरीद सकते थे। अब सरकार ने कहा कि ये तो गलत बात है, कि ऐसा क्या है भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में और बैंक्स में। आप एक काम करो कि इन सिक्योरिटीज को नॉर्मल लोगों के लिए भी अवेलेबल कर दो। जब भी ये सिक्योरिटीज बेची जाए तो नॉर्मल लोगों को भी पैसे मिले, यानी किनको? रिटेल इन्वेस्टर्स को। किनको? रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें एज सच कोई वो नहीं है, कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स नहीं है कि इनके पास कोई क्वालिफिकेशन है एज सच, या इनके पास कोई जो क्रेडिटेशन है एज सच, वो नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। होता क्या है, जब भी सिक्योरिटी इशू होगी तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स भी सिक्योरिटीज के ऊपर क्या कर सकते हैं? बिडिंग कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। बिडिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ जरूरतें होंगी। जरूरत क्या होगी? अकाउंट की सबसे पहले। तो RBI ने स्पेशल अकाउंट्स बनाए इसके लिए, जिनको हमने बोलना शुरू कर दिया रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब ये बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब
अब इनको भी डायरेक्ट इशू हो सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहले तक अगर 2018 से पहले राइट अगर आता था कि भाई क्या नॉर्मल इंडिविजुअल्स आरबीआई की सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करते हैं आरबीआई से, तो उसका जवाब था ना, नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आरबीआई के साथ एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बनाना है। ये जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट है ये बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह। डिफरेंस क्या है, एक तो ये बनेगा आरबीआई के साथ, और दूसरा जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट में से पैसे कटते बढ़ते हैं, है ना, पैसे क्रेडिट होंगे पैसे डेबिट होंगे, इसमें से सिक्योरिटीज क्रेडिट और डेबिट होती है। ये डिफरेंस है, काम करता है नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह ही। ठीक है, ये क्या है, ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। समझ में आ गया। जब गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज बेचनी होगी तो यानी कि वो क्या कर रही है, जब सिक्योरिटी बेच रही है मनी सप्लाई को, हाँ मनी को सक कर रहे हैं, ठीक है, मनी सप्लाई से विड्रॉ कर रहे हैं मनी को, राइट। जब उनको सिक्योरिटीज खरीदनी होंगी तब वो मनी सप्लाई में मनी इंजेक्ट कर रहे हैं, वो मनी सप्लाई में मनी क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या था, पर्पस इसका छोटा सा था कि डाइवर्सिफाई करा जाए, सिक्योरिटीज की बास्केट को क्या करा जाए, डाइवर्सिफाई करा जाए। ये इतनी लेट क्यों आया, इसका लेट आने का कारण ये है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट्स का कंसेप्ट ही 1991 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ, फिर भरोसा बनते बनते काफी टाइम लगा। आज भी कोई इतनी ज्यादा डेवलप, अब अगर आप हमारी स्टॉक मार्केट्स को और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स को कंपेयर करो तो जमीन आसमान का अंतर है। वहां पे नॉर्मल लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट को लेके, यहाँ पे तो नया नया इंटरेस्ट अभी बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आई। डन। अगर भाई बैंक्स के लिए आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोलते हैं गिल्ट सिक्योरिटीज, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। ये गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी क्या होती है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनको इशू करने वाली अथॉरिटी बहुत ज्यादा ट्रस्टेड अथॉरिटी हो, यानी कि जो सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होंगी उनको हम बोलेंगे गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। ज्यादातर ये सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ देशों में कुछ कॉर्पोरेशंस जिनका बहुत बड़ा नाम है, राइट, विच आर टू बिग टू फेल, वो भी जब अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं उनको भी गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोलते थे। बट जनरली गिल्ट एज सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। और ये सिक्योर क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर पैसे देने पड़े तो वो दे सकती है, चाहे उसे पैसे छापने क्यों ना पड़ जाए, पैसा डूब नहीं रहा वहां पे। डन, यहां तक समझ में आया। इसके बाद है जीसैप। जीसैप गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, सुना है कभी इसका नाम, ओपन मार्केट ऑपरेशन का नाम सुना? जी साहब, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही हैं ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ये आरबीआई ने बोला था जब उन्होंने जी साहब को समझाया था, दैट दीज आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। क्या है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर? ये जो जी सैप के अंदर क्या होता है, वही जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज को एक्वायर करती है, ठीक है। इसकी जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है मार्केट के अंदर और हमें जो है सिक्योरिटी एक्वायर करनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट इसके थ्रू एक्वायर कर लेती है, ठीक है। अब इसमें ये ओएमओ से अलग क्यों है, क्योंकि इनमें अनकंडीशनैलिटी है। किस चीज की अनकंडीशनैलिटी है, किस चीज की अनकंडीशनैलिटी है? दैट आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगी, देयर विल बी नो कंडीशंस अटैच्ड टू इट। अगर जीएसएफ इशू हुआ है तो आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज बाय करेगी जितने उसने कहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई। वो आरबीआई की डायरेक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम क्या है, इसमें अनकंडीशनल एंड स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। अनकंडीशनल का मतलब दैट आरबीआई इज बाउंड टू बाय सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या है, बाउंड है।
क्या करूंगा? आरबीआई कह रही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इफ लेट्स से कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन करना शुरू कर दिए, नाउ मार्केट सेंटिमेंट्स आर चेंजिंग, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. सो आरबीआई कैन एंड द ओपन मार्केट ऑपरेशंस midway only, but in GSAP no, they cannot. They have to buy government securities irrespective of the market sentiments. ये अलग है इनमें और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में. यहां तक समझ में आया? हाँ, कोई डाउट यहां पे? Now the thing is that if RBI starts to buy more securities, yes, if RBI starts to buy more securities under the government security acquisition program, it may lead to the fall in the yield. ये क्या हो सकता है? इससे यील्ड में गिरावट आ सकती है. अब ये यील्ड क्या है, ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड प्राइस क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये होती है आजकल हमारे साथ कि यील्ड नहीं समझ में आता, बॉन्ड नहीं समझ में आता, बॉन्ड प्राइस नहीं समझ में आता. इसको एक बार समझेंगे और बिल्कुल क्लैरिटी से समझेंगे. ठीक है, बॉन्ड तो पता ही है आपको क्या होता है. बॉन्ड क्या है? एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है. बॉन्ड क्या है? एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है. सरकार जिस इंस्ट्रूमेंट से बोरो करती है, इंडिया के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से बॉन्ड करती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड्स. राइट, गवर्नमेंट जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बोरो करती है, बॉन्ड बोल देते हैं उसको. देखो, जो बॉन्ड का प्राइस होता है, जो बॉन्ड का क्या होता है? प्राइस होता है. वो क्या होता है? वो उसकी फेस वैल्यू होती है. वो क्या होती है? उसकी फेस वैल्यू होती है. फेस वैल्यू किस चीज की? कि जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा. मतलब मैच्योर होने का मतलब है कि सरकार ने बॉन्ड इशू करा 10 साल के लिए. ठीक है, जब 10 साल पूरे हो गए, ये बॉन्ड क्या हो गया? मैच्योर हो गया. अब सरकार को आपको पैसे वापस देके और वो बॉन्ड वापस लेना पड़ेगा. समझ में आया यहाँ पे? तो ये क्या है? इसकी फेस वैल्यू है. यहां तक समझ में आया? इसके ऊपर एक लगता है कूपन रेट. क्या लगता है? कूपन रेट लगेगा भाई इसके ऊपर. कूपन रेट क्या है? कि जितना इंटरेस्ट आप उसको देंगे हर साल. भाई अगर मान लो आरबीआई ने आपसे 100 रुपए लिए हैं, बॉन्ड इशू करा आपको 100 रुपए का, तो कूपन रेट होगा एक उसके ऊपर कि फेस वैल्यू मान लो उसकी 100 रुपए है या 1000 रुपए है, और कूपन रेट है उसका मान लो 5% का. ये फिक्स होगा. कूपन रेट क्या होगा? फिक्स होगा. क्या होगा? फिक्स होगा. कूपन रेट क्या होगा? फिक्स होगा. ध्यान रखना है, कूपन रेट क्या होगा? फिक्स होगा. कूपन रेट नहीं लेगा, वो फिक्स ही रहेगा. इसको नहीं हिला सकते हम. तो हर साल भाई आप 100 रुपए के हिसाब से जो प्राइस है उसके हिसाब से आप क्या करना शुरू कर देंगे? पेमेंट करना शुरू कर देंगे कि हर साल आप 50-50 रुपए दे रहे हैं. ये दोनों समझ में आ गए, प्राइस और कूपन रेट. अब यील्ड क्या होती है? यील्ड होती है कि आप देखो, यील्ड का सही मतलब तो है कि आपने कितना लागत के बाद कितना आउटपुट ली उस चीज से. राइट, आपकी आउटपुट क्या है उस चीज से. ठीक है, यहां पे यील्ड क्या है? यहां पे यील्ड है कि आपने अपने बॉन्ड की प्राइस के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट से कितना पैसा कमाया. कि बॉन्ड का प्राइस आप कंपेयर कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट से आपने कितना पैसा कमाया. तो अब यहां पे क्या हो रहा है? इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है. ध्यान, ज्यादा आसान है वैसे याद कर लेना. फॉर्मूला क्या है यील्ड का? कूपन रेट के नीचे हम रख देते हैं मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड को. किसको? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड को. इसमें अभी तो कोई भी दिक्कत है तो भी पूछो कहीं पे भी. हाँ, वही फेस वैल्यू. नाउ द थिंग इज कि मैंने आपको बताया कूपन रेट तो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. मार्केट प्राइस तो बाय नेचर ही फिक्स नहीं है. मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगा. अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस डिक्रीज कर जाएगा. समझ में आया यहां तक? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं. तो ये क्या है? ये यील्ड है. अब यील्ड क्या है? बेसिकली यील्ड प्राइस का
और यील्ड का, बॉन्ड प्राइस का और यील्ड का बड़ा नेगेटिव सा रिलेशन है। बड़ा नेगेटिव सा रिलेशन क्यों है? मैंने आपको बताया था कि कूपन रेट तो फिक्स रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन तो हम सब जानते हैं, हमने सब सुना ही है। अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा हो जाएगी। अब इसको देसी भाषा में समझना है तो उसका मतलब ये समझ लो कि एक गरीब इंसान, एक रिक्शे वाला, मैंने पहले भी समझाया आपको कि एक रिक्शे वाले की दिहाड़ी है 100 रुपए, ठीक है, और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी की दिहाड़ी है मान लो 1 करोड़ रुपए। दोनों को 5% ब्याज देना पड़ रहा है। अब क्या लगता है ज्यादा भारी किसके लिए हो जाएगा? ज्यादा भारी किसके लिए हो जाएगा? रिक्शे वाले के लिए हो जाएगा, क्योंकि बेस बहुत कम है उसका। उसका क्या है? बेस बहुत कम है। उस भाई का बेस ही बहुत ज्यादा है। अमाउंट ऑफ मनी में भी वो ज्यादा दे रहा हो, बट फर्क उसको उतना नहीं पड़ेगा जितना इसको पड़ेगा। तो बॉन्ड प्राइस भी बेचारा वही रिक्शे वाला है। अगर ये कम हो जाए तो यील्ड बढ़ जाती है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो यील्ड घट जाती है। क्यों? समझ लेते हैं, यह भी समझ लेते हैं। देखो, अगर आपको मैं कहूं कि एक 100 रुपए की चीज है और इससे ये फायदा हो रहा है 10 रुपए का, आप कहोगे ठीक है, आपने ले ली। अब बाद में मान लो आपको वही चीज बेचनी है जो आपने 100 रुपए की ली थी और जो हर महीने आपको 10 रुपए जनरेट करके दे रही है। समझ में आया? अब आप वो चीज बेचने के लिए इन दोनों के पास आ गए। अगर उस चीज का प्राइस बढ़ गया, अगर उस चीज का प्राइस बढ़ गया तो अब इनको वही चीज ज्यादा पैसों में लेनी पड़ रही है जो इनको कम फायदा दे रही है, तो ये शायद ना ले। अगर उसका प्राइस घट गया तो अब उनको वही चीज कम पैसों में लेनी पड़ रही है जो उनको फायदा उतना ही देगी, तो फिर ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये किसका रिलेशन है? बॉन्ड प्राइस का और बॉन्ड यील्ड का। जब जब बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा मार्केट में, तब तब यील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब जब यील्ड इंक्रीज होगी मार्केट में, तब तब बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो जो हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत सरकार सिक्योरिटीज बाय करती है, सरकार क्या करती है? सिक्योरिटीज बाय करती है, तो उससे क्या हो सकता है? बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बॉन्ड प्राइस? क्योंकि पैसे आ जाएंगे हाथों में। इन्वेस्टर्स वुड बी मोर विलिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, राइट? प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे है ना, आप डिमांड करना शुरू कर दोगे, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, यील्ड क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो जब भी ये ऐसा कुछ सिचुएशन हो रही है, आपको इमेजिन करना है कि कोई भी सामने उसने कोई भी बात रख दी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, घट गया, ठीक है, जब वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट घट गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई इकोनॉमी के अंदर, आपको देखना है कि मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई से जो बॉन्ड की डिमांड है वो बढ़ेगी या घटेगी? बस बॉन्ड की डिमांड देखनी है आपको कि वो घट रही है या बढ़ रही है। वहां तक पहुंच जाना, वहां तक पहुंच गए तो फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट घुमा के दे, जैसे मर्जी दे, आपको कहां तक पहुंचना है? आराम आराम से आपको पहुंचना है उसकी डिमांड तक, कि अगर बॉन्ड प्राइस, अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो बॉन्ड का प्राइस क्या कर जाएगा? शूट कर जाएगा, और जो कूपन रेट है वो कंपैरेटिवली कम लगने लगेगा, तो यील्ड क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। कूपन रेट फिक्स है। हाँ हाँ हाँ, टाइट है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों ने जमा करने शुरू कर दिए पैसे, सप्लाई कम है तो बॉन्ड प्राइस लेगा नहीं फिर कोई। हाँ, यील्ड बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, यील्ड बढ़ जाएगा मतलब इन्वेस्टर ने पैसे लगा रखे तो उसका फायदा हो गया। डन? समझ में आया यहाँ पे? अब यील्ड कर्व क्या होता है? यील्ड देखो, अगर उसने क्वेश्चन बना दिया, वैसे मैं बनाने लगा था आपके फैकल्टी में पर मैंने बनाया नहीं, मैं चक्कर चुक्कर खा जाएंगे। हाँ, अगर मान लो उसने क्वेश्चन बना दिया यील्ड कर्व के ऊपर, तो हो सकता है आपका गलत हो जाए, क्योंकि इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर एग्जाम का भरोसा नहीं होता। तो चले गए मान लो, तो यील्ड कर्व क्या होता है? यील्ड कर्व कुछ नहीं है, देखो
इस एल से तो हम वाकिफ हैं। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा होगा समय, टाइम। टाइम क्या बताता है हमें बॉन्ड के बारे में? टाइम बताता है उसकी मैच्योरिटी। ठीक है, कि मैच्योर कब होगा वो। और वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे हमेशा होगा यील्ड, यानी कि इंटरेस्ट रेट उसका। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि जो इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो ये है कि हमेशा जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, राइट, उन पे इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसे मूव करेगा? ग्राफ होगा स्लोली अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, कि जितनी कम टाइम की मैच्योरिटी उतना कम इंटरेस्ट रेट, जितनी मैच्योरिटी बढ़ी उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। नॉर्मल इकोनॉमी में तो यही होता है भी, लोग पैसे लगा रहे हैं, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए उनको। ठीक है भाई, आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, 50 लाख रुपए इकट्ठे करे 50 साल में, अब आप उन 50 लाख रुपए को 10 साल के लिए लगा रहे हो। रीजन कि आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब बैंक में एफडी कराने के लिए जाते हैं हम, जितनी छोटी एफडी की पीरियड होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जितना ज्यादा पीरियड होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। क्यों? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कि इतने टाइम में आपके पैसे के ऊपर इन्फ्लेशन भी तो लगेगी, अनसर्टेनिटीज भी तो है। सबसे बड़ा तो इन्फ्लेशन है और अनसर्टेनिटीज भी तो है। तो आपने पैसे लगा दिए 7 साल के लिए, इन्फ्लेशन उसमें बढ़ गई 200%। किसने देखा है 7 साल का पीरियड? तो खतरा भी तो आप बियर कर रहे हो। तो नॉर्मल ग्रोइंग इकोनॉमी का जो स्लोप होगा, जो यील्ड कर्व होगा, वो कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। रीजन कि जितनी छोटे टर्म का वो बॉन्ड उतने कम इंटरेस्ट रेट, जितना ज्यादा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट। बट व्हाट हैपेंस कि जब लोगों को लगने लग जाए कि नाश हो गया भाई देश का, तो आज कुछ नहीं है, पैसे हैं अपने पास, एक काम करो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज दे आर वरीड अबाउट करंट सिचुएशन। दे आर वरीड अबाउट करंट सिचुएशन। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोई सिक्योर मीडियम नहीं है। ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो सबसे सिक्योर मीडियम उन्हें क्या लग रहा है? लंबे टर्म के एसेट्स। जब आपको जो एसेट्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं और लंबे समय के हैं, जब आपको वही सबसे ज्यादा अच्छे लगने लग जाए, मतलब इसका क्या है कि इकोनॉमी के अंदर दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। भैया आपने 30 साल के लिए सरकार का बॉन्ड ले लिया, 30 साल किसी अपनी इंडस्ट्री में नहीं लगाए पैसे। रीजन, लोगों को लग रहा है पैसे सेफ नहीं है बाहर। पैसे सेफ सिर्फ एक जगह, कहां पे? सरकार के यहां पे। वो भी लंबे समय के लिए लगाओ और भूल जाओ भाई साहब के पैसे लगाए थे। 30 साल के बाद कुछ ना कुछ बढ़िया ही मिलेगा। अब इससे क्या होगा? जब आप सारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में पैसे लगाने के लिए पहुंच जाओगे, बॉन्ड का प्राइस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का प्राइस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। उसकी यील्ड क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो इसमें स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसमें स्लोप ऐसे आएगा, जितनी टाइम की मैच्योरिटी कम उतनी इंटरेस्ट रेट ज्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये है बहुत ज्यादा घबराने वाली सिचुएशन। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या दिखाता है? कि इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ सकता है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। समझ में आया? और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या दिखाता है? कि नॉर्मल है, जैसी होनी चाहिए इकोनॉमी, नॉर्मल ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहां पे समय लिखेंगे हम, टाइम विच शोज मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, और यहां पे हम लिखेंगे यील्ड विच शोज इंटरेस्ट रेट ऑफ द बॉन्ड। समझ में आया यहां तक? चलिए आगे चले। हाँ, जा सकता भी हो रहा है ये सब भाई। जब लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा अपनी इकोनॉमी पे प्रेजेंटली, तो लोग क्या कर रहे हैं? पैसा कहीं नहीं लगा रहे, पैसा इकोनॉमी में नहीं लगा रहे, पैसे से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ भाग रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है करंटली।
ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलें आगे। चलिए, इसके बाद आती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके बाद आती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये क्या होती है अभी ये बताओ क्या होती है? क्या बताया तूने? बोल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? एक कोलैटरल फ्री फैसिलिटी है। क्या है? एक कोलैटरल फ्री फैसिलिटी है कि आरबीआई कहेगी कोई कोलैटरल देने लेने की जरूरत नहीं है, आइए जब मन करे और पैसे दे के चले जाइए। बैंक क्यों देगा बिना कोलैटरल के पैसे? जब बैंक को लगेगा कि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि पैसे अगर आरबीआई को दे दो तो सबसे बढ़िया है, पैसे अगर आरबीआई को दे दो सबसे बढ़िया है, तो एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हमेशा होगी। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में और रिवर्स रेपो में जो मेन फर्क है वो क्या है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? ठीक है, और कोई फर्क बताओ, मजा सा नहीं आया। ये स्टैंडिंग इन नेचर है, मतलब कि बैंक्स की जब मन कर रहा है ना वो तब जा रहे हैं आरबीआई के पास और पैसे देके आ जा रहे हैं। रिवर्स रेपो क्या है? वो डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है आरबीआई के, जब आरबीआई का मूड होगा पैसे लेने का तब लेगी। स्टैंडिंग डिपॉजिट क्या है? स्टैंडिंग, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आधी रात को जरूरत पड़ेगी बड़े भाई को फोन कर लो, पैसे दे दूंगा पर पेनल्टी पे दूंगा। ये भी क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। हर वर्ड का मतलब है कुछ, मतलब कि ये किसकी डिस्क्रिशन पे है? बैंक्स की। जब बैंक्स को लेना है दी फैसिलिटी इज फ्री फॉर देम टू बी एम्प्लॉयड, डन, वो जाएंगे और फैसिलिटी को एम्प्लॉय करेंगे और उनसे पैसे ले लेंगे। यहां तक समझ में आया? पर्पस क्या होता है कि बहुत बार अनसर्टेनिटीज की वजह से लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? नोट बंद हो गए थे, सरकार ने कह दिया था कि बैंकों में जाके नोट जमा करा दो, वहां से नए नोट मिल जाएंगे। लोगों ने एकदम बैंकों के अंदर पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। जब एकदम से पैसे बैंकों के अंदर आना शुरू हो गए तो लिक्विडिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब बैंकों के पास पैसे ही ज्यादा हो गया, क्या करें हम पैसे का? जैसे घर वाले कहते हैं भी जमीन बेची है, पैसा ज्यादा आ गया, भाई बच्चे ज्यादा बदमाश ना बन जाए, इन पैसों को कहीं लगा दो। तो आरबीआई क्या करेगा? उस एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई के पास सॉरी, बैंक्स क्या करेंगे? उस एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई के पास लेके चले जाएंगे कि ये पैसा लो, कोलेटरल वोलेटरल के चक्कर में ना पड़े हमें, ना हम पढ़ रहे हैं ना तुम पढ़ो, और हमें जो है हमारा पैसा रख लो। डन। आरबीआई क्या करेगा? एक्सेस लिक्विडिटी को जो है विड्रॉ कर लेगा सिस्टम से। ये 2018 में आई थी, 2018 की फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट क्या होती है? जो बजट पास होता है, ठीक है, 2018 में। इसका आइडिया आया था 2014 में उर्जित पटेल कमेटी से। इसका आइडिया जो है वो 2014 में उर्जित पटेल कमेटी से आया था, बट ये फैसिलिटी 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी। जो पैसे आरबीआई को इससे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से मिलते हैं, राइट, जो वो एनकरेज करती है इस चीज से, उसको वो एसेट्स में रखती है अपनी बैलेंस शीट में। किस में रखती है? एसेट्स में रखती है। ट्रीटेड एज एसेट्स विद इन द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई। एसडीएफ इज ट्रीटेड एज एसेट्स। करते हैं तो ट्रीट एज, अब यही उसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। तो सही है, इतना डीप नहीं जाएगा, पर अगर चला जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर ऊपर से बहुत पूछ ले उसने एसडीएफ के बारे में। अब ये सारे कन्वेंशनल टूल्स हैं कि रोजमर्रा होने जाने वाली चीजें हैं। एक ऐसा टूल है जो बहुत अनकन्वेंशनल है, जो हम आखिरी टूल करेंगे आज की क्लास में, वो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन और मार्केट स्टरलाइजेशन स्कीम। अब ये क्या भला है मार्केट स्टेबलाइजेशन या मार्केट स्टरलाइजेशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में एमएसएसबी बोलते हैं? क्या होती है? नेचर आप बोल रहे हो कि इसका ओएमओ जैसा है। अच्छा, क्या होता है?
बताओ मुझे, कोई बताएगा? सुनी है किसी ने? क्या होता है? हम्म। अच्छा, हाँ। देखो, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं, है ना। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया, वो भाई रिवर्स रेपो यूज कर ले, वो अपना सीआरआर हो गया, वो अपना, चलो सीआरआर बेस रेट है, वो अपना क्या नाम लेते हैं, ये एसडीएफ हो गया, वो यूज कर ले। ये है ही अनकन्वेंशनल टूल। जनरली किसी इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई एकदम बढ़ जाए, उसका रीजन क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। प्राइमरली उसका रीजन होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट इन जनरल भी अगर सरकार को लगे कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर सरकार क्या करती है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को यूज करती है। देखो, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मान लो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, ये फायदे की बात है हमारी, तो सब चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा है, बट उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जैसे कैसे है ना, पैसे कमाना आसान हो सकता है, पैसे को संभाल के रखना ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब पैसे आ गए किसी देश के अंदर बहुत सारे, अब पैसे आ गए तो क्या इंक्रीज होगी? मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है। प्राइमरली क्या हो इंक्रीज हो गया है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। सरकार को इस मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं होने देना, सरकार को इस मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं होने देना। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप आरबीआई हो अभी के लिए, इसके बारे में आप भूल जाओ, अब मनी सप्लाई को कैसे रिड्यूस करेंगे अगर एकदम से मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई? कैसे? तो आप बोल रहे हो कि हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे एसेट्स बेच देंगे। क्या कर लेंगे? बहुत सारे एसेट्स बेच देंगे, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह इशू कर देंगे। ठीक है, सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी? बहुत ज्यादा एसेट्स मार्केट में उतार देगा। जब आरबीआई बहुत ज्यादा एसेट्स मार्केट में उतार देगा बेचने के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग एसेट होल्डर्स हैं भाई, उनका तो नुकसान हो गया ना, इन्वेस्टर का तो नुकसान हो गया। क्यों? अगर बहुत सारे एकदम से बॉन्ड्स आ गए, मान लो प्राइस तो गिर गया भाई, मेरा तो नुकसान हो गया यार, मेरे पास एसेट रखा हुआ था, मैं क्या करूंगा? तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, फिर क्यों दिक्कत करनी। दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शनल मनी पॉलिसी। एक काम करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। क्या कर दो? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो मार्केट के अंदर। जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो नॉर्मल इंसान के लिए तो मनी क्या होगी? कॉस्टली हो गई ना। द वैल्यू ऑफ मनी इज इंटरेस्ट रेट ओनली। तो उसके लिए क्या हो गया? मनी क्या हो गई है? कॉस्टली हो गई है। उसके लिए मनी कॉस्टली हो गई है, क्रेडिट कॉस्टली हो गया, तो मनी आराम से मिल नहीं सकती, विच विल टेंड अमाउंट टू व्हाट? अब इकोनॉमी की ग्रोथ सफर करेगी। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए, इन दोनों, इस डायलेमा से बचने के लिए सरकार बोलती है आरबीआई को कि ग्रोथ मुझे ही चाहिए, तो एक काम करता हूं, खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। वो बोलती है आरबीआई को कि आप एमएसएस बॉन्ड्स इशू करें। क्या करें? एमएसएस बॉन्ड्स इशू करें आप स्पेशल। आप एमएसएस बॉन्ड्स इशू करिए। इनकी जो इंटरेस्ट रेट होगा, इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी, सरकार बोलती है वो मैं बियर करूंगा। ठीक है, जो भी इनकी कॉस्ट होंगी, जो भी इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स होंगे, वो मैं बियर करूंगा। जो भी पैसा आप इनसे कमाएंगे, जो पैसा कमाएंगे मतलब कि जो पैसा आपकी कस्टडी में आएगा, वो आरबीआई के पास सिक्योर्ड रहेगा। ये नहीं है कि सरकार ने उसको फिर यूज कर लिया इनडायरेक्टली, तो फिर मनी सप्लाई में चला गया। तो जो पैसा आएगा वो किसके पास रहेगा? आरबीआई की कस्टडी में रहेगा। वो आरबीआई उस पैसे को अपनी कस्टडी के अंदर रखेगी। ऐसे क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आई, आपकी मनी सप्लाई भी इफेक्ट नहीं हुई, ठीक है, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो टूल है, ये बहुत अनकन्वेंशनल टूल है। हर रोज कहीं पे ये झटके नहीं देखने को मिलते कि हर रोज ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है। कभी कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो जाती है, तब सरकार जो है क्या करती है, ये जो है इशू करती है। जो ये एमएसएस बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट पे किए जाएंगे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स होगी, वो खर्चा बजट में से ही पास होगा, कहीं और से नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने रोजमर्रा के खर्चे में से देगी, कि जो एमएसएस बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जो बॉन्ड्स ले रहे हैं, वो सारा जो खर्चा है ना, उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है, वो आप बजट में से स्पेशली पास करवाओगे, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल बजट होता है। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने रोजमर्रा के खर्चे में से कुछ पैसे निकाल कर यूज कर लेगी। बजट के स्पेसिफिकली आप जो है बजट में से एक हिस्सा पास करवाओगे कि मुझे यहाँ पैसे खर्चने हैं, इसलिए मुझे चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा, आप जो है दे देना इंटरेस्ट रेट।
समझ में आया यहाँ तक? अब ये डेजिग्नेटेड नहीं है कि भाई कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट के चक्कर में नहीं पड़ना हमें कि कितने परसेंट रखा हुआ है, मार्केट पे ज्यादा डिपेंड करेगा ये। डन डन। चलिए फिर मिलते हैं कल। कल तो क्लास होगी, कल तो कोई एफएलटी नहीं है। हो गया अब तो एफएलटी आपके? हाँ। मेरे पास पेपर हो तो मैं दे लेता यार।